सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन। बात करते हैं रेलवे एग्ज़ाम 2024-25 में जो भी एग्ज़ाम होगा, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरआरबी जेई, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम। फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन पेज लेकर आए हैं जिसमें आप लोग कम समय में सारे चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपको फिजिक्स का मिलेगा, फिर केमिस्ट्री का मिलेगा। सारे टॉपिक जो है, जितने भी टॉपिक है उस सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि रेलवे के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज है तो वो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस को आप लोग जो है आप आसानी से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ आपका क्विक रिवीजन बेंच लगातार आपको देखना है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलते रहेगा और सारे डिटेल्स में समझेंगे प्रत्येक क्वेश्चंस को। ठीक है, सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं है। इसी प्रकार से दो टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेज हैं और साथ ही साथ सेल, कोशिका। ठीक है, ये दोनों एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित होगा और पूरी डिटेल्स में होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखाएं वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। ठीक है, ऑप्शन है विकासकीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्रीय, आनुवंशिक और जैव प्रौद्योगिकी। डायरेक्ट आते हैं आंसर क्योंकि हम लोग क्विक रिवाइज करना है फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी हो जाएगा। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हेरिडिटी। आप थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। देखिए आनुवंशिकी जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है जो आनुवंशिकी पैटर्न के केंद्र पर जो है अध्ययन के केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक को गेगर जन मेडल मानते हैं। ठीक है, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग जो है वाटसन ने किया था 1906 ईस्वी में। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उसके संतानों में स्थानांतरित या संचालित होते रहती है। जीवों के इन मूल गुणों के संभरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सब्जी या फल और फूल जैसे उच्च मूल्य वाले फलों की खेती को क्या कहा जाता है। उसे हम बोलते हैं हार्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हार्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हार्टिकल्चर जो होती है वह विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें अनाज, फूल, पौधे और उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे का एक विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा एक क्षेत्र होता है जो दो भागों में, जैसे खाद्य भाग हो गया, फल सब्जी अनाज आता है ना। खाद्य भागों में आएगा फल सब्जी अनाज और दूसरा में अखाद्य भागों में आएगा फूल फल या पौधे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप ये नहीं बोलिएगा, अभी स्टडी कर रहे हैं सिर्फ ऐसे ब्रांचेस का। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया है और टॉपिक बाय टॉपिक है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सीरम एवं अन्य सीरम देखा जाए, सीरम एवं अन्य कोशिका तरल पदार्थ के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को ईटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रित को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ के कोशिका द्रव, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है, यह रावेदार होते हैं, जलानुमान होता है, अर्धतलीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, यह कोशिका का 70% भाग जो है रचना करती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर है, अब जो है यहाँ पर है कि विटीकल्चर क्या कहते हैं, तो विटीकल्चर बोलते हैं अंगूरों के खेती को। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा होता है अंगूर। ठीक है, उसको बोलते हैं विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़े डिटेल्स में। विटीकल्चर जो होता है वो आपका अंगूरों की खेती को कहा जाता है। सब्जियों को खेती को क्या कहा जाता है, उसको अरेलॉजी कहा जाता है। और फूलों की खेती को फ्लोरोलॉजी कहा जाता है ना, फ्लोरोलॉजी या फ्लोरोकल्चर कहा जाता है। इस प्रकार से याद रखिएगा। विटीकल्चर अंगूरों की खेती को कहा जाता है और सब्जियों को खेती को अध्ययन को कहा जाता है ओरिलोकल्चर, और फूलों की खेती को फ्लोरोकल्चर कहा जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एपिग्राफी जो होता है
क्या एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो ये जो होता है ये शिलालेखों का अध्ययन को कहा जाता है। जैसे पहले प्राचीन काल में क्या होता था, पहले प्राचीन काल में होता था जैसे अशोक का स्तंभ बात की जाए तो अनेक शिलालेखों का अध्ययन हुआ, उसी प्रकार से एपिग्राफी जो होता है शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिया हुआ उसको याद रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी जो होता है कंकालों का अध्ययन को कहते हैं। एपिग्राफी जो होता है शिलालेखों के अध्ययन को, ठीक है। क्राटोग्राफी जो होता है वो क्राटोग्राफी जो होता है वो मानचित्रों के अध्ययन को, और न्यूमेस्मेटिक को कहते हैं सिक्के को अध्ययन को, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे आर्थियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे आर्थियोलॉजी होता है पंछियों के अध्ययन को, हर्पटीलॉजी होता है उभयचर या सरीसृप के अध्ययन को, ऑप्थोलॉजी जो होता है उसे आँख के चिकित्सीय अध्ययन को, और एंथियोपोलॉजी होता है मानव के क्रमिक विकास के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पंछियों के अध्ययन को कहा जाता है आर्थियोलॉजी, है ना, आर्थियोलॉजी, जिसे हमने अभी देखा, ठीक है। अगला जो है वो है सेरीकल्चर। शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर मतलब रेशम की खेत की, है ना, रेशम की खेत जो होती है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। तो रेशम पालन के अध्ययन को कहा जा सकता है सेरीकल्चर। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण है उसको याद रखिएगा। सेरीकल्चर पूछेगा तो रेशम पालन या रेशम कीट के पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन के अध्ययन को, ठीक है, या मछली पालन के अध्ययन को, वही है। एपी कल्चर जो होते हैं मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। देखिए एपी कल्चर लिखा है वो सेरीकल्चर, सेरी मतलब कीट पालन के अध्ययन को। बहुत सारा देखे होंगे बरसात के दिन में अक्सर देखा जाता है कि जैसे रोशनी जलती है, लाइट जलती है, तो बहुत सारा कीट पौधा आ जाता है आमने सामने रोशनी के सामने, ठीक है, यानी सारा जगह पर वो घेर लेती है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा कि सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट के पालन के अध्ययन को, पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन के अध्ययन को, एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को, और एवरी कल्चर जो होता है वो पंछी पालन के अध्ययन को कहते हैं, या आर्थियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर लिखा है कि सेरीकल्चर जो होता है, अभी हमने देखा सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीटों के पालन के अध्ययन को कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, पौधे के विकास को अपियोलॉजी कहा जाता है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। क्लियर है? अब अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है, उसको बोलते हैं इक्थोलॉजी, ठीक है। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे ज़्यादा यदि स्पष्ट करता है या एक्सप्लेनेशन करता है उसको बोलते हैं इप्थोलॉजी। अब आगे देखिए इप्थोलॉजी जो होता है रोगों के कारण का अध्ययन को वाला एक शास्त्र भी होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। रेशम कीट एक अलग होता है, रेशम कीट को पूछेगा तो सेरोलॉजी बोलता है, और एंटोमोलॉजी बोलते हैं तो उसको कीटों के पालन को बोलते हैं या कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। इक्थोलॉजी होता है पशु का व्यवहार को अध्ययन को, ठीक है। और इंथियोलॉजी जो ये पूछेगा इंथियोलॉजी तो मानव जाति के विज्ञान को कहा जाता है इथियोलॉजी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन से 11 में कि हिमटोलॉजी का अध्ययन को किसको कहा जाता है? तो इसे हम कहा जाता है रक्त ब्लड के अध्ययन को हिमटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। इसमें कहा गया हिमटोलॉजी जो होता है ब्लड रक्त से संबंधित होता है। डेंड्रोलॉजी जो होता है वृक्ष या झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। टिश्यू कल्चर होता है कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन को, या वायरोलॉजी कहते हैं विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि मॉर्फोलॉजी जो होता है वो किसको कहा जाता है? तो जीवों की आकृति हो, उसकी संरचना हो, या विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है आकारिकी जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं उसको आकारिकी, ठीक है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा होती है, ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत किसी भी जीव की आकृति हो, साइज हो, उसकी संरचना स्ट्रक्चर हो और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का स्टडी किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका या निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी को बोलते हैं, मनुष्य के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानव का विकास होता है, रीति रिवाज होता है, इतिहास होता है, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी जो होता है पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा होती है। इक्थियोलॉजी जो होता है वो मछलियों के संबंधित पालन के अध्ययन को कहा जाता है।
इक्थियोलॉजी। और पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन के अध्ययन को, ठीक है। और इक्थियोलॉजी मछली के पालन के अध्ययन को। डेंड्रोलॉजी जो है पुरुष अवस्था से संबंधित का अध्ययन को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, जीव जंतु के किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो वो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आंसर लगाइएगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि निश्चित विकास या विभाजन के विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। उसे हम कहा जाता है, उसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। देखिए, फिजियोलॉजी जो होता है वो शरीर की क्रिया विज्ञान या कायिकी का अध्ययन को कहते हैं। आनुवंशिका जो होता है इसमें आनुवंशिकता या जीवों की विभिन्नता को स्टडी किया जाता है। क्रियात्मक उन्नति जो होता है वो कर्मिक विकास आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तनों का अध्ययन को कहा जाता है। इसको नोट करके रखिएगा। अब है पौधे में बीमारियों का अध्ययन हो और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करता है या संक्रमण से सामना करता है उसको कहा जाता है फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। अगला देखिए है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन या मृदा मतलब वो तो मिट्टी, ध्यान रखिएगा, मृदा या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉइल, ठीक है। मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन या मृदा विज्ञान के किस शाखा का अंतर्गत किया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं एडाफोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और जानते हैं। एडाफोलॉजी में बोलते होते जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन को स्टडी, ठीक है। एंट्रोलॉजी के होते पुरुषों में बाँझपन के अध्ययन को। एग्रोबायोलॉजी कहते हैं कृषि में पौधे का पोषण या जीवन का स्टडी को। डेस्मोलॉजी जो होता है वो होता है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु युग्धक अध्ययन होता है, ठीक है। अगला जो है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा के वह कौन सी ब्रांचेज होते हैं, कौन सी शाखा होती है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों की स्थिति को समझ रखता है? उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा सा और याद रखना है कि बायोलॉजी जो होता है वो प्राकृतिक वातावरण से रहने वाले जीवों के बीच का संबंधित स्टडी किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो फ्रेसिक का अध्ययन करता है। और डेस्मोलॉजी होता है शरीर की रचना, जिसको एंटोमोलॉजी कहते हैं या लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, उसको स्टडी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा या प्रशाखा या कृत मतलब होता है हार्ट, ठीक है, जैसे मनुष्य का हार्ट होता है हृदय, ठीक है, कि उपचार और अध्ययन से संबंधित होता है उसको बोलते हैं हेप्टोलॉजी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी कहते हैं, लीवर जिसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि हेप्टोलॉजी के अंतर्गत लीवर आता है, यकृत आता है, पित्ताशय की जो थैली होती है जिसको ग्लैंड ब्लैंडर कहते हैं, और अग्नाशय जो उसको पेनक्रियास के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, हेप्टोलॉजी में, ठीक है। और हेल्कोलॉजी जो होता है उसको अल्सर के अध्ययन को कहा जाता है, अल्सर के स्टडी को कहा जाता है हेल्कोलॉजी। और जीरो एक्टिस कहा जाता है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को देखभाल के अध्ययन को जीरो एक्टिस कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? उसको वर्गीकी कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? वर्गीकीकरण का कहा जाता है, उसको क्लासिफिकेशन साइंस कहा जाता है। इसमें डिटेल्स में यदि देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा को हम वर्गीय विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु हो या पौधे का स्टडी किया जाता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर एक वर्गीकरण किया था, यानी एक पुस्तक लिखा था, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक लिखा था कार्ल लिनियस द्वारा। कब लिखा गया था? 1735 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद नेथोलॉजी जो होता है वो धार्मिक मानविक प्रयास ईश्वर शक्ति का स्टडी किया जाता है, नेथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। शरीर संरचना विज्ञान को बोलते हैं शरीर संरचना या कीड़ फड़ाक अध्ययन को बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, एनाटॉमी कहा जाता है उसको। सेरो विज्ञान किसको बोलते हैं? नदी हो, झील हो, तालाब हो, जल हो, प्रपात हो, अर्धभूमि हो या समुद्र से अलग उनके अध्ययन को स्टडी किया जाता है सेरो विज्ञान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीव जंतु किसका स्टडी किया जाए? जीव जंतु जो होता है जीव या जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव जंतु में जानवरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एनिमल्स का स्टडी किया जाता है। पूछ रहा है कि जीवन विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन को संभावनाओं से संबंधित रखती है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी के थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। एक्सोबायोलॉजी होता है वह
साइंस का एक ब्रांच होता है जो जीवन हो या पृथ्वी से संबंधित मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित होते हैं। एक्टोमोलॉजी जो होता है शाखा के अंतर्गत कीटों का स्टडी किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। और जीवाश्म विज्ञान जिसको बोलते हैं पेनोरोथोलॉजी जिसके अंतर्गत प्राणी और पादपों के अवशेषों का स्टडी किया जाता है। सारा चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है तत्व और मानव जैसे प्रजाति जैसे बंदर हो या बानर हो मानव वनमानुष हो आदि का व्यवहारों का स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं है ना प्राइमेटोलॉजी में स्टडी किया जाता है किसका, मानव के व्यवहार का, तत्वों का, बंदर का, वनमानुष का, यह सारा का स्टडी प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं तो प्राइमेटोलॉजी उसके अंतर्गत मानव जाति प्रजाति है ना के व्यवहारों का स्टडी किया जाता है। ठीक है, लोग वनस्पति जिसको बोलते हैं एंथ्रोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक ब्रांचेज होते हैं जिसमें वनस्पति हो या लोगों के परस्पर संबंधों के वैज्ञानिक स्टडी किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के विज्ञान की शाखा होती है जिसमें मानव का विकास, रीति रिवाज, इतिहास और पारस्परिक संबंधित विषय को स्टडी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मकड़ियों के एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है, मकड़ियों को कहा जाता है आर्कियोलॉजी, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी मानव संस्कृति का, आर्कियोलॉजी कहा जाता है मकड़ियों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है मानव की संस्कृति हो या सभ्यता के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मानव की संस्कृति पूछे या सभ्यता पूछे, एंथ्रोपोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एपी कल्चर जो होगा वो मधुमक्खी के संबंधित अध्ययन को, देखिए एपी कल्चर मतलब होता है एपी कल्चर मधुमक्खी के संबंध का अध्ययन को, और अंक्रोलॉजी होता है मकड़ियों के संबंध को अध्ययन को। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव की संस्कृति हो या सभ्यता के अंतर को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और साइनोलॉजी कहते हैं कुत्ते को अध्ययन को। डेंडोलॉजी कहते हैं झाड़ियों के अध्ययन को। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन के अध्ययन को। इक्थोलॉजी होता है मछली पालन के अध्ययन को। ठीक है, हार्टिकल्चर होता है, ठीक है, कृषि के अध्ययन को। ठीक है, खाद्य पदार्थ के अध्ययन को। विटीकल्चर होता है अंगूरों के अध्ययन को। ये सारा चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आर्कियोलॉजी में मकड़ी आएगा और एपीकल्चर में आएगा मधुमक्खी। ठीक है, अगला देखिए लिखा है साइरोलॉजी। साइरोलॉजी में क्या मिलेगा आपको, छिपकली मिलेगा, सब जगह पर आपको छिपकली मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अभी इसमें लिखा हुआ है कि साइरोलॉजी जिसको होता है छिपकली का स्टडी किया जाता है। और एंटोमोलॉजी में कीटों पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में पूछेगा तो कीटों पतंगों अंदर को कीटों या पतंगों है उसका स्टडी किया जाता है। सेप्टोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला लिखा है कि आपको बताना है लिखित दस्तावेज जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसाधन से तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोग्राफी। ठीक है, उसको बोलते हैं एंथ्रोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव की संस्कृति का व्यवस्थित अध्ययन स्टडी किया जाता है। या सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन भी किया जाता है। या संशोधित या शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद जिसको कल्चरल रिलेटिविज्म यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मानवता मूल्य और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य उसके मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एंथ्रोबॉटनी जो होता है वनस्पति विज्ञान की एक ब्रांचेज होता है जिसमें वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का स्टडी किया जाता है। अगला लिखा है कि यहाँ पर कि प्राचीन काल के जानवर, पौधे हो या अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का स्टडी को क्या कहा जाता है, उसे हम कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, उसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पेलियोटोलॉजी। ठीक है, पेलियोटोलॉजी कहते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण बातें जैसे होते हैं प्राचीन काल में जानवर हो, पौधे हो या अन्य जो जीव जंतु होते हैं उसके सुरक्षित अवशेष मिले हैं। ठीक है, या उसको स्टडी जब किया जाता है मिलने के बाद या चिन्हित जब मिलता है उसको स्टडी किया जाता है, उसके हम पैथोलॉजी कहते हैं या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। निर्क एक विज्ञान होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोलते हैं निर्क विज्ञान, जिसमें मानव शास्त्र का या मानव विज्ञान का स्टडी किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान को आर्कियोलॉजी कहा जाता है, जैसे मानव संस्कृति के विकास हो, कर्म को समझने, उसकी व्याख्या को करने का कार्य करता है। और औषधि विज्ञान जो उसको है फार्माकोलॉजी जिसको जड़ी बूटियों का अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है
कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, इसमें कहा रहा है कि पेलियोटोलॉजी जो होता है वो जीवाश्मों के अध्ययन को संबंधित होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीवाश्म विज्ञान। अगला है पादप विज्ञान जिसको बोलते हैं पैथोलॉजी, में किसका स्टडी किया जाता है, तो इसे पौधे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है कि पौधे के अध्ययन को हम पादप विज्ञान या पैथोलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ होता है चारागाह, घास या चारा, याद रखिएगा। पूछेगा वनस्पति विज्ञान जो होता है किस शब्द से लिया गया है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ग्रीक शब्द, ठीक है, आंसर लगाइएगा ग्रीक शब्द। पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है, तो बोलिएगा वनस्पति विज्ञान का अर्थ देखा जाए तो उसको बोलते हैं चारागाह, घास, ठीक है, या चारा। अगला जो है यहाँ पर लिखा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, तो इसको कैंसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान के एक शाखा होता है। कैंसर रोगों में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि होती है जिसके कर्क रोग कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद है अस्थि शून्यता जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, या उम्र संबंधित एक विकार होता है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी में असमर्थता में प्रबलता संभव होते हैं। एस्ट्रोलॉजी स्तर से कमी इसका सामान्य कारण होता है। मधुमेह या लंबी अवधि में उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, शर्करा के स्तर को बढ़ते हैं, जैसे शुगर चीनी उनी आप लोग ज़्यादा खाते होंगे ज़्यादा, तो उसमें भी ये बढ़ सकता है। या अग्नाशय जिसको पैनक्रीस बोलते हैं, बीटा कोशिका से पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण ये होती है, ठीक है, याद रखेगा। अब होता है विक्र संबंधित विफलता, विक्र संबंधित रिलाई फेल्यूर जिसको बोलते हैं किडनी फेलर, ठीक है। तो विक्र की खराबी यानी किडनी के कारण या खराबी के कारण रक्त में संचयन यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है। रक्त में ज़्यादातर यूरिया के ब्लड की मात्रा में सबसे ज़्यादा आपका यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि आप जो है जितनी कम हो सके मिनिमम से मिनिमम आप जो है नमक का सेवन करें, बाकी जो है पौष्टिक आहार आप लोग लें, ठीक है, क्योंकि यूरिया यदि बढ़ जाएगा तो इसमें आपको गंभीर सहायता ये हो सकती है, ठीक है। इसको न्यूरीमिया कहा जाता है इंग्लिश में, और बहुत खतरनाक या वक्रीय विफलता के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वक्र विज्ञान क्या कहता है, वक्र विज्ञान को हम बोलते हैं कुकुरमुता का अध्ययन, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जनरली जो गांव में रहते होंगे वो, ठीक है। इसमें जो डिटेल्स में लिखा है कि वक्र विज्ञान जो होता है वो कुकुरमुता राजुबस जिसको म्यूपस ये का अध्ययन कहा जाता है। एपी कल्चर जो होता है मधुमक्खी का स्टडी, और सेरिकल्चर में छिपकली का, इक्थोलॉजी में मछलियों का, और आंथियोलॉजी में पंछियों का स्टडी किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। माइक्रोलॉजी जो होता है उसे कवक का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनियोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एनियोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एरिनोलॉजी में जो स्टडी किया जाता है उसे हम कहते हैं सपनों के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो सपनों में विज्ञान देखता है, स्टडी करता है, रिसर्च सोचता है उसके बारे में, ठीक है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्य के बारे में सपनों देखने और वर्तमान विज्ञान या वर्तमान ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे सोच में आप सोच रहे हैं कि हम तारे में जाएंगे, वहाँ पर हम जाएंगे पृथ्वी पर, ये अंतरिक्ष में जाएंगे, या इस प्रकार से हम कुछ इन्वेंशन करेंगे, ऐसे होगा। जो सपने में जो है साइंटिफिक सोचता है उसको हम बोलते हैं एरिनोलॉजी, ठीक है। अगला लिखा है टेक्सोनोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो टेक्सोनोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जीवों के ऊपर रासायनिक प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विद्या को जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनोलॉजी। इसमें जो होता है विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकोलॉजी चिकित्सा और अन्य जांच के अध्ययन को किया जाता है। उसके बाद लिखा है टेक्सोनोमी, इसका एक टेक्सोलॉजी होता है जो आपका टेक्सोलॉजी जो हमने अभी देखा कि जीवन की विशेषता के अध्ययन को किया जा रहा है, और टेक्सोनोमी जो होता है उसे जैव विविधता का स्टडी किया जाता है। टेक्सोनोमी पूछेगा तो जैव विविधता हो जाएगा, ठीक है। टेक्सोनोमी जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्गीकी साइंटिस्ट, ठीक है, या वर्गीकी साइंस। यह मूल विज्ञान से जैविक विविधता से संबंधित होती है। आधुनिक वर्गीकरण के नींव केरला लिनियस ने किया था, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, है ना, सिस्टमा नेचर या नेचुरी। इन्होंने दिनाम पद्धति प्रणाली का भी श्रेय इसी को जाना जाता है, और इस प्रणाली के अनुसार इन्होंने प्रत्येक प्राणी का नाम जो है प्रथम शब्द जिसको बोलते हैं वंश, और दूसरा शब्द उन्होंने जाति कहा, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, प्रथम शब्द उन्होंने क्या कहा था, वंश कहा था, और दूसरा कहा था उन्होंने जाति। किसने? लिनियस ने, कार्ल लिनियस उसका नाम था। उन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है। बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या होता है? तो बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य होता है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की सामग्री पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइकोलॉजी, ठीक है, की स्थापना पर जीवन का या जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टिश्यू साइंस, ठीक है, टिश्यू विज्ञान, ऊतक विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो स्टडी किया जाता है टिश्यू के बारे में उसे टिश्यू विज्ञान कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि जीवों की उनके पर्यावरण के साथ संबंधित शब्द के या संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। जो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ जो स्टडी किया जाता है उसको इकोलॉजी कहा जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, पहला जो टॉपिक है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो ब्रांचेज ऑफ, है ना, बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस है उससे कोई क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं सेल, जिसको बोलते हैं कोशिका। तो कोशिका में सबसे पहले देखेंगे जंतु कोशिका, जिसको बोलते हैं एनिमल सेल, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, हम लोग फटाफट इसको क्विक रिवाज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका घटक कोशिका प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक भी मिलेगा, भर्ती भी मिलेगा, लेकिन राइबोसोम भी मिलेगा, जिसको आरएनए और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक है। बाकी आपका केंद्रक झिल्ली जो होता है वो आपका नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या आता है, ये सेल का दो पार्ट होता है, ठीक है, पहले याद रखिएगा। 1965 इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसका खोज किया था, और उन्होंने बाकी स्टडी जब किया तो उन्होंने जो है सेल को इस प्रकार से देखा गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो पार्ट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपको कोशिका झिल्ली नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यूकैरियोटिक में आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। बाकी केंद्रक भी मिलेगा, भित्ति भी मिलेगा, और राइबोसोम भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि कोशिका केंद्रक का वह कोशिका घटक जिसकी अधिकांश प्रोकैरियोटिक मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं हम लोग, ठीक है। यह दोहरी परत की एक झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है या केंद्रक झिल्ली किसको बोलते हैं, तो यह दोहरी परत का एक झिल्ली होते हैं जो केंद्रक के चारों ओर घेरा होता है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतःप्रायदी व जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी की खोज किया था 1965 में, तो कोशिका की खोज किया था। और पूछेगा कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, कब किया था, तो 1831 ईस्वी में, इसको नोट करके रखिएगा। कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने कोशिका को नियंत्रित केंद्र होता है, यह जो होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। अगला जो है कि मानव कोशिका में ग्लूकोज के घटक द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के घटक के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन आप लोग नहीं लीजिएगा तो आप जैसे मान लीजिए दवा खा लिए, वो चला गया पेट में, अब मान लीजिए आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा अंदर, तो वह जो है मेडिसिन जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचाएगा, जहाँ तक उसको ज़रूरत पड़े। ऐसे पूरा जो मेडिसिन खाते हैं ना, तो आप लोग सारा मेडिसिन वो रोटेट करता है पूरा सर्कुलर, ठीक है। लेकिन जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आपको दर्द हो रहा है या चोट लगा हो, वहाँ तक वो पहुँचा देती है, ऑक्सीजन के माध्यम से वो पहुँच जाता है वहाँ, और उस जगह पर वो ठीक हो जाता है, ठीक है। ऐसे बात नहीं है कि आप जैसे खाते हैं, जैसे होता है ना पैर में दर्द हो रहा है तो आप खा लेते मुँह में, जैसे खाते दवा तो पैर वाला ठीक हो जाता है, ठीक है। आप बोलिएगा सर पैर में खा जाता है तो पेट में जाता है, तो कैसे, हमने क्या खाता है, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हुआ होते रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन वहाँ पर होगा। हमने एक को कहा था कि दो पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है और एक होता है ऑक्सीजन पाइप। तब जब भी हम दवा खाते हैं तो वो फूड पाइप में नहीं जाता है, ध्यान रखिए, फूड पाइप में ही जाता है, ऑक्सीजन पाइप में नहीं जाता है। तो फूड पाइप में जैसे जाएगा वो, ठीक है, तो वह सर्कुलेशन होगा वहाँ पर। सर्कुलेशन होने के बाद वह जो होगा ऑक्सीजन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में, ठीक है, धमनी के क्षेत्र में वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको फैला देता है, और जहाँ जरूरत है उसको वहाँ उसको पहुँचा देता है, जैसे वो ठीक हो जाता है। तो इसके माध्यम से होता है, ऑक्सीजन के माध्यम से होता है, ठीक है।
ये सारे डिस्कस आप लोग पढ़े होंगे। बेसिकली हम थोड़ा सा स्पीड डिस्कस कर देंगे क्योंकि क्विक रिवाइज बेंच है ये। अधिकांश कोशिकांग जो होते हैं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। ठीक है, एटीपी बोलते हैं। ठीक है, एटीपी आप बोलिएगा सर एटीपी का फुल फॉर्म बोलिए तो एनिमेस है ना, ट्राईफास्फेट। ठीक है, एडेनॉल ट्राईफास्फेट बोल सकते हैं उसको, एडेनॉल ट्राईफास्फेट। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा होती है। ठीक है, एटीपी जो होता है एक जटिल कार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। यह जीवित कोशिकाओं के आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, अंदर में पाए जाते हैं या आदि में पाए जाते हैं। जो वह जीवित कोशिका में कोई प्रकार के अलग अलग क्रियाओं के चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसारण, मांसपेशियों का संकुलन और रासायनिक संचलन द्वारा या संश्लेषण द्वारा। ठीक है, अगला लिखा है कि कोशिका किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मा हत्या का थैली कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम कहते हैं कोशिका का आत्महत्या सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। लाइसोसोम जो होता है एक कोशिका का आत्महत्या का थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। पूछेगा कि लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, तो लाइसोसोम में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है इसमें। और लाइसोसोम का जो पीएच मान होता है वो 4.5 से लेकर 5 होता है, और जो 4.5 से रहेगा 4.5 या 5 तक रहता है। ठीक है, लाइसोसोम का पीएच मान। क्लियर है। और जो 7 से नीचे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड यानी अम्ल कहते हैं, और 7 से ऊपर जो रहता है पीएच उसको हम बोलते हैं क्षारीय, जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो होगा आपका अम्लीय होगा, लाइसोसोम का जो पीएच होगा वो अम्लीय होगा क्योंकि 4.5 से 5 तक है। ठीक है, अगला जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज को 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्लियर है। अब कोशिका द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका द्रव जो होता है एक प्रकार के जेली जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। पूछेगा कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव के खोज के कोशिका केंद्र के खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में, अभी डिस्कस किए। सारा चीज़ याद रखना है। तो कोशिका द्रव पाया जाता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। कोशिका के अन्य जो होता है अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी या राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, अगला जो लिखा है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप संरचना को बोलते हैं 50S से लेकर या 30S तक होता है, वहाँ तक होता है। ठीक है, अगला जो लिखा है कि प्रोकेंद्रिक कोशिका जो उसके प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है कि विकल्प में से कौन सा गलत विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि झिल्ली जो होते हैं, यहाँ पर लिख रहा है झिल्ली जो होते हैं बंद कोशिका के मौजूद होते हैं, नहीं, बाकी इतना छोटा आकार का होता है, एकल गुणसूत्र इसमें लागे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एटीपी में एडुलर ट्राइफॉस्फेट में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितने ऊर्जा मुक्त होता है, तो उसे 3.5 किलोरी मोलिकुल्स जो होता है ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, 30.5। अगला देखिए, कौन सा कोशिकांग जो है विषाक्तता पदार्थों और औषधियों के जहरीला प्रभाव को खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं अंत द्रव्य जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंत द्रव्य जालिका होते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या कह रहा है कि अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है उसे सुकेंद्रिक कोशिकाएं यूरोकैरियोटिक सेल में स्थित एक जलीधार कोशिकांग होती है। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। ठीक है, और एक प्रकार के ये जालीदार होते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है कि विषाक्त पदार्थ को, जो विषाक्त पदार्थ होता है, ठीक है, जो विष वाला पदार्थ पॉइजन सब्सटेंस होता है, और औषधियों के जहरीला प्रभाव को यह खत्म कर देता है। अंतर्द्रव्य जालिका को रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है। ठीक है,
ये आपका मनुष्य में भी होता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए तभी ये स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी तभी वो नष्ट कर पाता है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है, तो इसका राइट आंसर होता है सल की उपकला में, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता नहीं, वैसे विघटन तो होता नहीं। बाकी आप लोगों को सही सभी होगा, क्योंकि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुवेट अम्ल जो होती है निर्माण होती है, बिल्कुल। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन भी होता है, लेकिन यह विघटन आपका नहीं होगा ऑक्सीजन की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया का। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर गलत पूछा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला जो लिखा है वो है कोशिकाओं के यकृत कोशिका में SER द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो इसको बोलते हैं औषधि और विषों का निष्परण या निराभिषेकरण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला लिखा है यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन का दर्शाया गया है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही उत्तर है। कोशिका विभाजन का एक प्रक्रिया है और बी विभाजन बी जो होता है कब और कहाँ होता है, ये दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए जो होता है समतुल्य विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आंसर देखते हैं निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं घटकों को कोशिकाओं की प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। प्रोटीनों का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में आपका मिलेगा आपको RNA और प्लस प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। और राइबोसोम को कहा जाता है कोशिका का प्रोटीनों का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस का कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर है। इसलिए कहा जाता है कि सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान होता है। ATP मतलब एडेनोल ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज हुआ था 1857 में, अल्बर्ट बॉन क्लियर ने किया था, ठीक है। कोलियकर ने किया था, इसको याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, 1857 ईस्वी में किया था, 87 में, ठीक है। 57 में, 1857 यानी 1857 में किया था, अल्बर्ट वन कोलियर ने किया था। अल्बर्ट वन कोलियर ने 1857 में किया था। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका के निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्महत्या का थैली कहते हैं, उसको बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है लाइसोसोम और उसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर लिखा है कि यह एक झिल्ली होता है जो झिल्ली अबंध कोशिका होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोजन एंजाइम पाया जाता है, जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, अन्य लिपिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका को परिपक्व RBC को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे अंतद्रव्य जालिका के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गलजिकाई के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत्यु हो जाने पर लाइसोसोम फट जाता है, ठीक है, और मुक्त एंजाइम अपने ही कोशिका को पचा देता है, जिस कारण लाइसोसोम को कोशिका को आत्महत्या थैली कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका को आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम की कोशिका को आत्महत्या थैली या आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जमा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होता है। इस एंजाइम का प्रयोग कोशिका में जटिल अणुओं का पचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, वसा प्रोटीन को पचाने में सक्षम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जमा होता है, लाइटिंग एंजाइम, ठीक है। अगला लिखा है कि स्लाइडिंग और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस जीव द्वारा लागू नहीं होता है, तो ये विषाणु द्वारा लागू नहीं होता है, कवक में होता है, जंतुओं में होता है, शैवालों में होता है, ठीक है। स्लाइडिंग और स्वान जो होता है उन्होंने कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों द्वारा लागू होता है, ठीक है, उन्होंने स्टडी किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका खोज किस प्रकार से की गई थी, तो यह कार्क के निरीक्षण करते हुए इन्होंने खोजा था। कितना में खोजा था, 1665 ईस्वी में खोजा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कार्क के निरीक्षण करते हुए उन्होंने खोजा था, ठीक है। 1665 ईस्वी में इन्होंने स्टडी किया था
कोशिका के खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कारक के स्टडी करके, निरीक्षण करके, ठीक है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद, देखिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मौजूद जेली को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहते हैं। ऑप्शन वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कोशिका जो होता है जीव की एक आधारभूत संरचना होती है या क्रियात्मक इकाई यूनिट होती है। यह एक विशिष्ट प्रांगणीय कला से घिरी रहती है तथा इसमें संवजनन की क्षमता होती है। कोशिकाओं की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक में मिलकर होती है, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, एक प्रकार से जेली पदार्थ होती है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कोशिका द्रव होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। पूछेगा। केंद्रक में अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठन का कोशिकांग द्रव कहा जाता है, ठीक है। अगला लिखा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं, जिसको केंद्रक बोलते हैं, कोशिका केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। वो किसमें के बीच रहते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। अब देखिए साइटोप्लाज्मा एक प्रकार की झिल्ली होती है जैसे द्रव होती है, ठीक है, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होती है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देख सकते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका का संकुलन या संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पानी की कमी के कारण क्या होती है? कोशिका का संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम जीव द्रव्य कुचन कहा जाता है या प्लाज्मोलेसिस कहते हैं, ठीक है। कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी जो है नामक एक मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं एडेनो ट्राइफास्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनो ट्राइफास्फेट, ठीक है, के रूप में रहता है तथा इसका निर्माण एडीपी ये वो अकार्बनिक फास्फेट के सहयोग से किया जाता है। इसके कोशिका का शोषण भी स्थल होता है। बैक्टीरिया में या नील हरित शैवाल में इसको छोड़कर सभी जीवित पादपों या जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? तो हमने अभी बताया कि 1857 ईस्वी में इसका खोज किया था, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया हो नील हरित शैवाल हो, ये दोनों को छोड़कर, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी जीवित पादपों में या जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया और नील हरित शैवालों को छोड़कर। कहा गया है कि कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन से है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, ठीक है। उसके बोलते हैं हम लोग कोशिका के बाहरी चारों ओर से बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसके कोशिका झिल्ली प्लाज्मा लेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जो होती है जीवित आर्द्र प्रांगण में होती है या कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली के लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और विभिन्न प्रकार के अणुओं के बाहर निकलने के एवं अंदर आने में नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगला लिखा है कि इवेक्टोरियन प्लेट जो होता है कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के चरण का गठन करता है, इसको बोलते हैं मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब पूछ रहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव को सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाती है सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं कोशिका सेल, और सेल का सबसे छोटी इकाई तो बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा जीवन के मूलभूत इकाई यूनिट को क्या कहता है? उसको बोलते हैं कोशिका सेल कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1965 में इसको खोज किया था। पुटिकाओ जो होते हैं जिसको वेसिल्स बोलते हैं, प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेज के लिए निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग उत्तरदायित्व होता है? तो इसको बोलते हैं गल्जिकाई। गल्जिकाई क्या होता है? पुटिकाओ में यानी पैनक्रीस या वेसिल्स में प्रोटीन होगा, लिपिड के परिवहन यानी ले जाने आने में, संशोधन और पैकेज के लिए निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं उत्तर होते हैं? गल्जिकाई। अगला यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा झिल्ली जो होता है संयोजित थैली पाचन एंजाइम में भरी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था 1955 में, ठीक है। तो इसको भी नोट करके रखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। कब किया था?
तो 1965 में, ये 1955 में। और 1857 में किसका खोज हुआ था? तो 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज हुआ था। ठीक है, तो डी डुवे द्वारा 1955 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज हुआ था। यह अधिकतर जीव जंतुओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाओं करने वाले कोशिका जैसे अग्नाशय हो, ठीक है, यकृत हो, मस्तिष्क हो, गुर्दे हो आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो होता है सूक्ष्म गोल होते हैं, एकाहारी झिल्ली होते हैं, इससे घेरे होते हैं और पाचन एंजाइम में भरे एक थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि कार्य बाहरी पदार्थ को भक्षण या पाचन करना है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग या आत्महत्या थैली, लाइसोसोम को। ठीक है, 1955 याद रखिएगा, डी डुवे। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में कोशिकाओं में से किससे कोशिका की आत्महत्या थैली करते हैं? फिर वही क्वेश्चन है, लाइसोसोम राइट आंसर। ठीक है, राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम प्रोटीन से बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? तो जोहान इवेनिस्टिक प्रोकेजो ने जोड़ा था। ठीक है, अगला लिखा है कि कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निरस्त्रण प्रणाली है जो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ करने में मदद करता है, उसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्रेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने में सहायता करता है, साथ ही कोशिका को कलांतर करता है, उसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, इसका खोज क्या था? 1955 में डी डुवे ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य में है पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियाँ होती है, नहीं बड़ी रिक्तियाँ होती है। ऑप्शन वैसे ही गलत है। पादप कोशिका जो होती है सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है, बिल्कुल। पादप कोशिका जो होती है जंतु कोशिका से बिल्कुल बड़ा होगा। जंतु कोशिका में लवण नहीं पाया जाता, ये भी सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में पादप कोशिका ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में भित्ति पाया जाएगा लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, ये भी सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा जानना है आप लोगों को। ठीक है, चाहे तो इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। देखिए पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका एक है, एक प्रकार से जंतु कोशिका है। ठीक है, तो इसका आकार जो होता है पादप कोशिका में जंतु कोशिका से तो बड़ा होगा, याद रखिएगा। पादप कोशिका जो आकार होगा वो जंतु कोशिका से, एनिमल जो होता है सेल से, वो बड़ा होता है। लेकिन जंतु कोशिका में प्रायः आकार जो होता है छोटा होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में आकार जो होता है पादप कोशिका से छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका बड़ा होगा जंतु कोशिका से, ध्यान रखिएगा। सेलुलोज जो होता है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जैसे सेलुलोज क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली जैसे से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। सेलुलोज क्या होती है? ये कोशिका भित्ति से बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली तरह से बनी होती है, पादप कोशिका में मिलेगा। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है, इसका मतलब नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में आपको कोशिका झिल्ली मिलेगा, सेलुलोज होता है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये आपको कोशिका भित्ति मिलेगा पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि पादप में राजधानी रिक्तियाँ बड़ी होती है, जंतु कोशिका में इसका छोटी होगा। ठीक है, यह अस्थायी होगा। इसमें लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में इसमें लवक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकाओं के स्थान में वापस रक्त में ले जाता है, उसको हम बोलते हैं कोशिकाएं। ठीक है, क्लियर है। नासिका एक प्रकार के क्या होते हैं? रंगहीन द्रव होती है। रंगहीन मतलब किसी प्रकार से उसका रंग नहीं होता। ठीक है, यह कोशिका के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लेफोसाइट होती है, शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायित्व यही होती है। लसिका जो होती है पोषक पदार्थ जिसमें हार्मोन आदि का संवरण होता है, यह आंत में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट वर्षा को वाष्पित करता है या अवशोषित करता है और इसके अतिरिक्त द्रव में अतिरिक्त कोशिका को स्थान से वापस ब्लड में ले जाता है। अगला जो है क्वेश्चन 78 में कह रहा है कि निम्नलिखित में अर्धसूत्र के लिए इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें जनन कोशिका में होती है, या दो प्रकार के हो गए, अर्धसूत्री होगा वो अग्रसूत्री 2 होगा। अर्धसूत्री शुक्र में जो होता है वो परिणामी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाता है और अर्धसूत्री जनन में इसमें आपका आवश्यकता के अनुसार होगा। ठीक है, अगला देखिए किसी कोशिका
किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? देखिए, तो नाभिक को कहा जाता है, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कोशिका को मास्टर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नाभिक जो होते हैं कोशिका को डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अवयव अपने में समाहित होता है। न्यूक्लियस याद रखिएगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस करते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। कोशिका को प्रोटीन कारखाना तो राइबोसोम कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में आरएनए और डीएनए आरएनए और प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो पशु कोशिका में कौन सा पाया जाएगा? तो लाइसोसोम सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 में किया था। ठीक है, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या का तेली कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखा है कि शरीर में लगे चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल्स विभाजन का प्रयोग होता है? तो उसको हम बोलते हैं समसूत्रण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है वो 84 में है कि एक पशु के शरीर के सबसे बड़ा कोशिका इनमें से कौन से है? तो इसको बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, पशुओं के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, जानवर के सबसे बड़ी कोशिका जो होते हैं न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र होता है। यह तंत्रिका तंत्र स्थित एक उत्तेजनिक कोशिका होती है। यह कोशिका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करता है और विश्लेषण भी करता है। निम्नलिखित तो कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाले अणु होते हैं, मोलिकुल्स होते हैं? तो इसे राइट आंसर हो जाए जल। सेल जो होता है जिसको कोशिका होते हैं वो सजीव को संरचनात्मक और क्रियात्मक एक यूनिट होता है। कुछ सजीव और जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर जो होता है एक ही कोशिका से बनी होती है। इन्हें एक प्रकार की कोशिका जीव कहते हैं। ठीक है, या एक प्रकार की कोशिका जीव किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया को। सारे बैक्टीरिया का एक प्रकार की कोशिका जीव होते हैं, जबकि कुछ सजीव जो होते हैं जैसे मनुष्य मनुष्य हो गया, वो शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे सेल को मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसे हम बहुकोशिका जीव कहते हैं, है ना, बहुकोशिका जीव कहते हैं। तो कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं होती है। केंद्रिका वो केंद्रक होती है, जलदर्भ होते हैं, कलजिकाएँ होते हैं। ठीक है, कामसूत्र हो, अंतरसूत्रीय गुणसूत्र, राइबोसोम हो, साइटोसोम होता है, लवण होता है। जीव द्रव्य में जल की मात्रा 80%, प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% होगा, कार्बनिक 1% होगा। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता है? तो आप बोलिएगा वायरस में नहीं होगा। वायरस में जो होता है कोशिका सिद्धांत स्टडी नहीं होता है, क्योंकि स्लाइडिंग नुस्वान के अनुसार कहा गया है कि इन्होंने कहा कि पहली बार रुडोल्फ बर्ची ने 1855 में स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होती है। इसलिए इन्होंने स्लाइडिंग नुस्वान की कल्पना में रूपांतरण कर एक नया कोशिका सिद्धांत यानी सेल प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया कि सभी कोशिका जो होती है, याद रखें कि सभी जो जीव कोशिका होती है, सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पादन से बनी होती है। सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिका से बनी होती है। और कोशिका जीव जो होते हैं जैसे वायरस हो गया, वायराइड हो गया, है ना, पेवार्न हो गया, ये कोशिका लागू नहीं होता है। लाइसोसोम और पावर हाउस अनुसार आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या शैली, इस प्रकार से मिला लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ डीएनए होता है गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 81 यहाँ पर है, ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। 81 180, ठीक है। डीएनए गुणसूत्र और 2 कभी होगा, 2 कभी यहाँ पर 2 कभी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये, ठीक है, कोशिका प्रयोगात्मक लिखा ना, प्रयोगात्मक जिसको फंक्शनल कहते हैं, उसको क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक किस में रहेगा? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। ठीक है, अब लिखा सूत्र विभाजन के चरण के नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र माध्यम से रेखा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका मेटाफोलॉजी होता है। ठीक है, मेटाफोज बोलते हैं। अगला जो है इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द देखेंगे, बाकी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए।